हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर सिस्टम, यानी देखा जाए तो यहाँ पर कोड जो है SOCR 413। यहाँ बुक जो है एमए का विकास का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय क्षेत्र यानी सेंट्रल पेरिफेरी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम हर एक विचार पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट पे एनालाइज करेंगे एमए के अंतर्गत। देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम चैप्टर करेंगे एमए सोशियोलॉजी के अंतर्गत सेमेस्टर सिस्टम, इसका कोड जो है SOCR 413, यानी किताब जो है विकास समाज शास्त्र और ये सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत है। और हमारा चैप्टर जो आज का है केंद्रीय क्षेत्र यानी सेंट्रल पेरिफेरी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम आज जो क्वेश्चन करेंगे वो कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको समझना चाहिए कि हर एक पहलू महत्वपूर्ण रहता है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा केंद्रीय क्षेत्र है, तो इसका अर्थ यही होगा, आज हमारा क्वेश्चन यही होगा कि विकासवादी सिद्धांतों के जो है विशेष लक्षणों को हमने यहाँ पर एनालाइज करना है कि विकासवादी जो विचारधारा है उसके विशेष लक्षण क्या है। यानी देखा जाए तो डिस्क्राइब द वेरीफ अबाउट द जस्टिफिकेटिव्स ऑफ फीचर ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखा जाए विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत उसके लक्षणों को, तो विकास की धारणा का प्रयोग मानवीय विज्ञान यानी फिजिकल एंथ्रोपोलिस में किया जाता है, और इसके प्रयोग मनुष्य के विकास के लिए किया जाता है। संस्कृति मानव विज्ञान यानी कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में इस धारणा का प्रयोग होता है, और सामाजिक संस्थाओं के विकास में भी इसका प्रयोग होने को दिखता है। और प्रत्येक समाज विकास के कई पड़ावों से गुजरकर विकसित होता है। विकास एक तरह की निरंतर गति से संबंधित है, जिसमें हर पड़ाव अपने से पहले गुजरे पड़ाव से प्राप्त होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हर पड़ाव अपने से पहले गुजरे पड़ावों से प्राप्त होती है। हर पड़ाव में वह शक्तियाँ उभर कर आती है जो पिछले वाली पड़ाव में न उभर सकी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हर पड़ाव में वह शक्तियाँ उभर कर आती है जो पिछले वाले पड़ाव में न उभर सकी थी। समाज में शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अब तो पता ही है, मैंने हमेशा जो है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की बात कही है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। समाज में शिक्षा एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। काम्टे इंसानी स्वभाव में परिवर्तन पर आधारित नए समाज के फिर निर्माण में विश्वास रखता था। ये उनकी अपनी विचारधारा थे काम्टे की। लेकिन समाज में ऐसे परिवर्तन का कुशल शिक्षक प्रणाली द्वारा ही लाए जा सकती हैं। जर्नल सी बात है, जिस देश का शिक्षा प्रणाली उच्च कोटि की होगी वो देश विकसित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस देश की शिक्षा कोटि उच्च नहीं होगा वो कभी विकसित नहीं होगा। ये साफ शब्दों में यहाँ पर कहा जा रहा है। चाहे हम जितना भी जोर लगा लें, कितना भी हम इकोनॉमिकल ग्रोथ कर लें, शिक्षा जो होती है मेन होती है, जो सभी चीज़ों को लेकर चलती है। अगर हम काम्टे की बातें को यहाँ पर अनुसरण करें तो काम्टे ने साफ शब्दों में इस बात को जो है जिक्र किया था। द प्रिंसिपल ऑफ द altruism was the trust to be all member of society in the sense that there should be a look after the interest of their fellow began as the best as they can। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण बात को जो यहाँ पर काम्टे ने दर्शाई थी। काम्टे ने आगे बताया कि इंसान के दिमाग में परोपकार का एक हिस्सा भाग होता है, यानी एक हिस्सा भाग जो होता है परोपकार की होती है, जो इंसान को इंसान बनाती है, जो स्वार्थी भावनाओं के शासन करता है। देखा जाए तो स्वार्थी भावनाओं पर शासन करता है, तो एक हिस्सा परोपकार का होता है और एक हिस्सा जो होता है स्वार्थी भावनाओं पे शासन करता है। काम्टे की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य इन परोपकार गुणों को प्रबंधन एवं प्रगति की एजेंसियां बनाता था। काम्टे की शिक्षा प्रणाली एक तरह के नए मत यानी क्रीड में लोगों की जो है शिक्षित करना था, जो कि विज्ञान के प्रति उसके विचारों पर आधारित होना। शिक्षा की योजना जन्म से 21 वर्ष की आयु तक चलनी थी, और 14 वर्ष की आयु तक माँ बच्चों की जो है शिक्षा की देखभाल करती है। जनरल सी बात है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा की योजना जन्म से 21 वर्ष की आयु तक चलनी थी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है बात। और 14 वर्ष की आयु तक माँ बच्चों की शिक्षा की देखभाल करती है। इसके बाद विज्ञान का अर्थशास्त्र में खास तौर पर शिक्षित पुजारियों को उच्च जो है शिक्षा का इंजाम बनाया गया था। इन चार देखिए, उच्च शिक्षा का पुजारियों को बनाना उस समय की सोच थी।
आज की सोच बदली हुई है। ये पुजारी समाज के वैदिक, नैतिक और धार्मिक नेता थे तथा सारे विद्वानों तथा समाज शास्त्र कुशल होने से थे। कहते 7 वर्ष तक हिसाब, खगोलीय विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समाज विज्ञान और नैतिक, मैथमेटिक्स, एंटोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशोलॉजी एंड मोरल्स जैसे विषय में शिक्षा दी जाती थी। कामटे के अनुसार इस प्रणाली में वह सारी शिक्षा दी जाती थी जिसके अच्छे नागरिक अच्छी स्थिति को खुशहाल करने की जरूरी थी। यानी यहाँ पर कामटे ने साफ शब्दों में कहा, ही हैड रियलाइज्ड दैट ऑल dogmas like a faith in God, race, science and heaven had become a cremus in the age of the science, and science had to undermine their traditionally religious loyalties. This is important. इंसानी स्वभाव में सलाख के पूरी किया जाना था और लोगों के दिमाग को साफ यानी ब्रेन वॉश करके नए विश्वास को उसमें भरा जाना था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कामते ने अपनी विचारधारा को पेश किया। आगे का जो हमारा टॉपिक है विकास की किस्में एंड टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन सोशियोलॉजी डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या है। कहते हैं विस्फोटक विकास। सबसे पहले तो होता है विस्फोटक विकास यानी एक्सपोंसिव ऑफ एवोल्यूशन। इस तरह का जो है विकास समूह से संबंधित होता है जिससे बहुत तेज गति से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। उसके पश्चात है संचित विकास यानी कम्युलेटिव एवोल्यूशन। इस तरह के विकास में समाज के विभिन्न पहलू का विकास होता है तथा ये सभी आपस में मिलकर समाज को काफ़ी प्रभावित कर रहे होते हैं। उसके पास देखें हम तो रेखाई विकास यानी लाइनर एवोल्यूशन। इस तरह के विकास में एक समाज अन्य समाज की तरह विकास कर रहा होता है। एक समाज जो होता है अन्य समाज की तरह जो है विकास कर रहा होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर अगली हम बात करें कल्चर एवोल्यूशन यानी संस्कृति विकास। इस तरह के विकास में पहले संस्कृति में सदापन आता है पर बाद में विकास में जो है झुंझलाहट सा आ जाती है। विकास में पहले एक सारता यानी लय तथा बाद में विभिन्नता वाले लक्षण पैदा हो जाते हैं। तो ये संस्कृति विकास के अंतर्गत देखने को मिला। ये सारे के सारे जो है विकास की किस्में हैं। अगर आखिरी हम विकास की किस्में देखें तो जीव विज्ञान विकास यानी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इस तरह के विकास में पहले शरीर में सादगी और एक सरसता आती है पर बाद में विकास होने के साथ इसमें झुंझलाहट आती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ विकास के 5 किस्मों को यहाँ दर्शाया गया है। पहला है विस्फोटक विकास, दूसरा है संचरित विकास, तीसरा है रैखिक विकास, चौथा है संस्कृति विकास, पाँचवा है जीव विज्ञान विकास। तो आप यहाँ पर इस बात को जो है एनालाइज कर सकते हो कि विकास की यहाँ पर 5 किस्मों को दर्शाया गया है। अगला जो हमारा टॉपिक अब आया है विकासवादी सिद्धांतों के मुख्य लक्षण। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि विकासवादी के यहाँ पर क्या मुख्य लक्षण हैं यानी डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी। अगर विकासवादी सिद्धांत की बात करें तो विकास का कोई एक रूप विभिन्न समाजों में होना जरूरी नहीं है। यानी विकास का कोई एक रूप विभिन्न समाजों में होना जरूरी नहीं है और विभिन्न समाजों में विभिन्न रूपों में विकास के पड़ाव में गुजरते हैं। जनरल सी बात है, समाज होगा तो इसका विकास का भी कई रूप होंगे। अगर समाज होगा तो विकास के भी कई रूप होंगे, जनरल सी बात है। तो यही बात दर्शाया गया कि विभिन्न समाज विभिन्न रूपों में विकास के पड़ाव से गुजरते हैं। दूसरी बात यही बताई गई है यहाँ पर कि विकास के पड़ाव में हर समाज का व्यवहार सरल और जुलदार बन जाता है। जनरल सी बात है, सरल और व्यवहार होना जरूरी है। समाज में एक सारता नहीं रहती बल्कि विभिन्नता आ जाती है और यह भी विकास का मुख्य लक्षण के रूप में देखा जा सकता है। अगर अगली पॉइंट की हम बात करें, हर समाज में विकास कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही होता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर समाज में विकास कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अलग अलग समाज में विकास के यह नियम एक जैसे नहीं होते हैं। यानी अलग अलग समाज में विकास के नियम एक जैसे नहीं होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी समाज के स्वभाव या प्रक्रिया को समझने तथा जानने के लिए विकास के नियमों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। यानी विकास समाज के स्वभाव है और प्रक्रिया को समझना तथा जानने के लिए विकास के नियमों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर यदि अगली पॉइंट पे हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं किसी समाज के स्वभाव तथा प्रक्रिया को समझने तथा जानने के लिए विकास के नियमों को जानना बहुत ज़रूरी होता है।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसी समाज के स्वभाव तथा प्रक्रिया को समझने तथा जानने के लिए विकास के नियमों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अगली पॉइंट की बात करें तो वैसे तो विकास समाज में अपने आप ही होता है। समाज में अगर देखा जाए तो विकास अपने आप होता है, लेकिन कई बार अपने आप नहीं भी होता है। समाज में विकास करने के लिए जरूरी ढंगों और बुद्धि की ज़रूरत होती है। देखिए, ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। समाज का कभी कभी विकास अपने आप होता है, लेकिन समाज को विकास करने के लिए एक बुद्धिजीवी की ज़रूरत होता है। और तभी आपको पता है कि हर समाज में एक सरकार होती है जो वहाँ के विकास करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। लेकिन आजकल की सरकार सिर्फ अपनी जेब की गर्म करती है, विकास पे उनका ध्यान बिल्कुल ही नहीं होता। अगर अगली पॉइंट की बात करें, यदि किसी समाज के स्वभाव को परखना हो तो उस समाज की सामाजिक किस्मों को जानना होगा। और इन सामाजिक किस्मों को जानने के लिए विकास के नियमों को ज़रूरत पड़ती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यदि किसी समाज के स्वभाव को परखना है तो उस समाज की सामाजिक किस्म को जानना बहुत ज़रूरी है। और इन सामाजिक किस्मों को जानने के लिए विकास के नियमों को ज़रूरत पड़ती है। अगर अगले पॉइंट पे हम अगर बात करें, समाज के लिए विकास के नियम व्यक्ति अपने आप ही बनाते हैं। समाज के विकास के नियम व्यक्ति स्वयं ही बनाते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं विकास तथा सामाजिक बदलाव का एक अर्थ नहीं है। ठीक है, कई अर्थ होते हैं। सामाजिक तथा सामाजिक बदलाव का एक अर्थ नहीं होते हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं। सामाजिक बदलाव थोड़े समय में से संबंधित है और विकास लंबे समय से संबंधित है। आप समझ गए होंगे कि सामाजिक बदलाव थोड़े समय से संबंधित होते हैं और विकास लंबे समय से संबंधित होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम अगली पॉइंट की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि विकास का कोई एक आधार नहीं है। विकास का कोई एक आधार नहीं होता है। विकास संरचना के आधार तथा कार्य के आधार पर ही हो सकता है। यानी विकास संरचना के आधार तथा कार्य के आधार पर ही हो सकता है, और विकास के नियम बनाने के अलग अलग आधारों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। अगर अगली पॉइंट की बात करें तो विकास के नियम का इतिहास बहुत लंबा और तथा पुराना है। विकास के नियम देखे जाए तो बहुत पुराना है, और विकास के नियम एक दिन में नहीं बनते। इन नियमों को बनने में कई सदियां लग जाती हैं। जर्नल सी बात, अगर इंसान की विकास देखें तो इतना आसानी से नहीं होता, उसमें काफ़ी समय अंतराल लग जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो पॉइंट आता है विकास के नियम, विकास के हर पहलू, जैसे कि विकास क्या कारण है, विकास कैसे हुआ आदि के बारे में हमें जानकारी देती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर अगली पॉइंट की हम बात करें तो मैकवाइवर तथा पेज के अनुसार विकास अंदरूनी विकास का एक नियम है, और ये हमें सिर्फ नहीं बताता है कि वस्तुओं के साथ क्या घटता है, बल्कि यह बताता है कि इसमें क्या घटता है। प्रक्रिया के दौरान छिपे हुए लक्षण या गुण उभरते हैं, और हम यह कह सकते हैं कि इससे प्रणाली का सही स्वभाव सामान्य आता है। यानी देखा जाए तो भाव यही है कि अरस्तु के अनुसार यह अपने आप में पूर्ण रूप सामने आ जाते हैं। और इन्होंने साफ शब्दों में इस बात को जिक्र किया था कि एवोल्यूशन इज द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनल ग्रोथ। इट शो एज it's a immerse made that is happens to be a things but that happen with it in. Since there is a process, there are latent characters of attribute or emerge. We maybe say that there is a every natures of the system emerge, and this is the Aristotelian phrase is become a more fully itself. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर डेफिनेशन अरस्तु ने दी थी, जो बहुत ज़रूरी भी थी और काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। वही मैकवेबर और पेज के अनुसार विकास के रास्तों में निश्चित पड़ाव आते हैं। मैकवेबर ने साफ शब्दों में बात कहा कि विकास के रास्तों में निश्चित पड़ाव आते ही हैं, और विकास को अच्छी तरह समझने के लिए इन पड़ावों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैकवेबर तथा पेज ने यह रेखाएं अव्यक्त भी की जिसके ऊपर विकास होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बातों के ऊपर मैकवेबर ने प्रकाश डाला है। यदि अगली पॉइंट पे हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं विकास की रफ्तार कई बार बहुत धीमी हो जाती है तथा कई बार बहुत तेज भी हो जाती है। तो
तो ये तो कोई आम बात है और ये हमारे जीवन में भी देखने को मिलता है कि विकास कभी रफ्तार धीमी रहती है तो कभी तेज हो जाती है, और कई बार तो किसी चीज़ को विभिन्नता के स्तर पर पहुंचाने के लिए हजारों साल लग जाती हैं। इसलिए विकास की रफ्तार संबंधी कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी यहाँ पर विकास के अंतर्गत कुछ कहना संभव नहीं है। तो ये लक्षण है, ठीक है। कहते हैं अगली पॉइंट की बात करें तो विकास के सिद्धांतों के अस्तित्व में लाने के लिए कई व्यक्तियों के योगदान हो सकते हैं, यानी विकास के सिद्धांत को आगे लाने के लिए कई व्यक्ति के योगदान हो सकते हैं। और इस संबंध में डार्विन का नाम लिया जा सकता है, जिसने कुदरती होने के सिद्धांत भी दिए थे। कुदरत के होने के सिद्धांत जो है यहाँ डार्विन ने दिए थे। ऑब्लिस्टैंड अनुसार डार्विन चाहे निसंदेह समाज वैज्ञानिक नहीं थे, पर उनके सिद्धांत ने मानवीय समाजों तथा सामाजिक संस्थाओं के संबंध में समाजवादी व्याख्या देने की भारी उत्साह दिया। यानी देखा जाए तो डार्विन ने जो सिद्धांत उन्होंने साइंस में दिए थे एवोल्यूशन के ऊपर, वो कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको याद होगा तो आपने एक छोटे क्लास में डार्विन के न्यू रूल्स पढ़े थे, जिन्होंने उन्होंने जिराफ के अंतर्गत जो है अपनी थ्योरी दी थी कि इंसान जो है जिस अंग का उपयोग करेगा वो विकास करेगा। जैसे जिराफ पहले नीचे होता था, नीचे उसके गर्दन होते थे, लेकिन जैसे ही घास का अभाव हो गया उन्होंने अपना गला जो है ऊपर कर करके जो है घास खाने लग गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनके जो जिराफ होती है उनके गले बड़े हो गए। ये उसका सिद्धांत था मेडलफ का, और डार्विन ने साफ शब्दों में जो है डार्विन का सिद्धांत दिया। मेडलफ ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिए थे वेरिएशन के ऊपर। तो कहते हैं ये सब साइंस से रिलेटेड थे, लेकिन इनका सिद्धांत हमारे समाज और समाज संस्थाओं पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसके पश्चात आता है विकासवादी सिद्धांतों के संबंध में हर्बर्ट स्पेंसर के रोल के नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विकासवादी सिद्धांत के संबंध में हर्बर्ट स्पेंसर के रोल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत अपनी थ्योरी दी थी। विकास के संबंध में स्पेंसर के विचार सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी से काफ़ी मिलते जुलते थे। स्पेंसर ने विकास का अध्ययन परिवार से शुरू किया था, यानी परिवार से उन्होंने शुरू किया था। उसने बहुपति, बहुपत्नी, परिवार, अंतर्विवाह, बाहर विवाह आदि प्रणाली का अध्ययन बहुत ही सरलतापूर्वक किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इससे पहले राजनीतिक संगठन और भौगोलिक जो है संचार साधनों आदि के ऊपर विचार भी किए गए, और उसने आर्थिक जीवन के विकास के प्रभाव के ऊपर भी विचार किया। स्पेंसर के कार्य के विकास एकता के नियम ऊपर विचार करने पर जोर दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला पॉइंट आता है विकास के पड़ाव यानी स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। इसी के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है सामाजिक रीति रिवाज यानी कॉमन कस्टम। इस पड़ाव में राजनीतिक, आर्थिक और घरेलू और धार्मिक रीति रिवाज समूह में आगे जाकर नीचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है। सामूहिक रीति रिवाज यानी ये पड़ाव है, पहला पड़ाव इसको हम कह सकते हैं कि इस पड़ाव में राजनीतिक चीज़ों को भी सम्मिलित की जाती है, आर्थिक भी और घरेलू भी, और धार्मिक रीति रिवाज समूह तो सम्मिलित होते ही होते हैं। तो ये सामूहिक रीति रिवाज है जो हमारे समाज में आज विद्यमान है, यानी ये विकास के पड़ाव हो सकते हैं, यानी स्टेज ऑफ एवोल्यूशन को एक तरफ हम देख सकते हैं इसको, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर अगली बात पे अगर नज़र करें, अगली स्टेज पे अगर हम नज़र करें तो विभिन्न सामूहिक संगठन हैं, विभिन्न सामूहिक संगठन है यानी डिफरेंट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक, घरेलू तथा धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य विविधताएं जो निम्न स्तर पर बदल जाती है। तो जनरल सी बात है, जैसा समाज होगा वैसे ही इन चीज़ों में बदलाव हमें देखने को मिलेगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। उसके पश्चात है विभिन्न संगठन यानी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है कि राज्य, आर्थिक, कॉरपोरेशन, परिवार, चर्च, स्कूल और आदि ये विभिन्न संगठन हैं जिसके अंतर्गत जो है ये स्टेज चलती है, एवोल्यूशन इसमें होती है। अगर हम यहाँ निष्कर्ष के ऊपर विचार रखें, निष्कर्ष को अगर हम देखें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर देखा जाए निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो हर समाज विकास कई पड़ावों से गुजर कर ही विकास करता है। ये जनरल बात है और ये हर जगह लागू होता है कि हर समाज, हर जीव जंतु समाज विकास कई पड़ाव से गुजरता है, और कई पड़ाव गुजरने के बाद वो विकास करता है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी हो, सबका जीवन का यही रहस्य है।
कि हर कोई अलग अलग पड़ावों से गुजर के जो है अपना जीवन को सार्थक बनाता है। समाज में विकास करने के लिए विकास कई नियम भी हैं। समाज में विकास करने के लिए विकास कई नियम भी होते हैं और विकास के नियम विभिन्न विभिन्न समाजों के अच्छी तरह जानने में सहायता भी देते हैं। देखिए, विकास काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि विकास से आप विभिन्न विभिन्न नियमों और समाजों को अच्छी तरह जानने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। विकासवादी सिद्धांत हमें विभिन्न विभिन्न समाजों को पूरी तरह समझने में सहायता भी दे सकती है। विकास की प्रक्रिया को देखा या महसूस किया जा सकता है क्योंकि आप उसको देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। कोई बच्चा में अगर विकास हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप उसको समझ सकते हो। विकास के नियमों को समझा जा सकता है जिससे समाज के विकास की जानकारी हमें मिलती है। पर समाज के इस विकास को सामाजिक प्रगति यानी सोशल प्रोसेस नहीं कहा जा सकता क्योंकि सामाजिक प्रगति की धारणा अंतर्मुखी है, यानी इसका कई मुख हो सकते हैं और इस सामाजिक प्रगति की धारणा के बारे में लोगों के विभिन्न विभिन्न विचारधारा हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रगति के विकास में से विभिन्न समझना चाहिए और विकास की धारणा के विषय में डार्विन, काम्टे और स्पेंसर मार्क्स ने अपना बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि हमने इस चैप्टर में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिकों पे हमने विचार किया, चाहे विकास के किस्म हो, चाहे विकासवादी सिद्धांतों के मुख्य लक्षण हो या विकास के प्रभाव हो। तो कई मानने में देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत छोटा ही था, साधारण ही था, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ दिया गया है, यानी केंद्रीय क्षेत्र यानी सेंट्रल पेरिफेरीज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि विकासवादी सिद्धांतों के क्या लक्षण है। विशेष लक्षणों पर हमने यहाँ पर विस्तारपूर्वक अध्ययन किया, हर एक पहलू को विस्तारपूर्वक चर्चा किया, जानने की कोशिश किया। सिर्फ आपको इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, वीडियो देखने की आवश्यकता है, ठीक। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, अगर आप दिल से त्रिपाणिसेशन सेंटर का मदद करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। देखिए, लगा दीजिएगा तो जनरल सी बात है, जो बच्चे आपकी कक्षा के होंगे वो जरूरी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। ये तो कहते हैं एक अच्छी भावना होती है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो जनरल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके साथ आपके घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हैं और आने वाला समय में सभी वीडियो और भी उपलब्ध होंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।